तो जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ बेमिसाल 25 साल, तो एक थोड़ा सा दर्द रह जाता है, क्योंकि नक्सलवाद का दंश इस राज्य ने लंबे वक्त तक झेला है। कई ज़िले नक्सलवाद से प्रभावित थे, लेकिन ये जो दो चेहरे हैं मंच पर, और ऐसे और कितने चेहरे हैं जिनकी बदौलत ये सिमटता सिमटता 3 ज़िलों तक रह गया और वहाँ भी अब आखिरी सांसें ही ले रहा है। मनोज पिंगवा साहब और विवेकानंद सिन्हा जी, 2 सीनियर अफसर छत्तीसगढ़ सरकार के। मैं चाहूँगा जितने भी हमारे बच्चे हैं वो कम से कम तालियों के साथ स्वागत करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आपसे मैं बहुत लंबे अरसे बाद आईजी दफ्तर में, वहाँ पर भी आप कमान संभाल रहे थे जगदलपुर में। और सर, सबसे पहला सवाल मनोज जी आपसे है मेरा। क्या जो केंद्रीय गृह मंत्री जी का सपना है, ऑन है वो माइक, जो उनका सपना है कि अगले वर्ष मार्च तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त हम बना सकते हैं, अब जो परिस्थितियां बनी हैं, क्या ये संभव है? जी, ये बिल्कुल संभव है। बल्कि मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जो डेडलाइन उन्होंने दिया है उससे पहले ही ये हो जाना चाहिए। तो जो अगले कुछ दिनों में या पिछले कुछ वक्त में पुलिस मॉडर्नाइजेशन में सबसे ज़्यादा बदलाव क्या देखे राज्य ने? क्या क्या ऐसी चीज़ें आई, कोई संचार क्रांति की वजह से, या जिसकी वजह से पिछले 1-2 साल में इतनी बड़ी कामयाबी फोर्सेस को मिली है? देखिए, ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। धीरे धीरे करके पहले पुलिस के पास हथियार पुराने थे, अब अत्याधुनिक हथियार हैं। हथियारों के अलावा जितने उसको सपोर्ट करने वाले साधन होते हैं, बाइनोकुलर हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ, ड्रोन से सर्विलेंस, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो वो सारी चीज़ें तो दिलाई गई, लेकिन इन सब के साथ ये होता है कि एक मजबूत नेतृत्व जो कि इन सब को लेवरेज करके रिजल्ट दे सके, तो वो डायरेक्शन, वो नेतृत्व, वो संरक्षण जब प्राप्त हुआ तो पिछले 1-1.5 साल में, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिखाई देता है। मेरा अगला सवाल विवेकानंद जी आपसे है। जिस तरह से बड़े बड़े नक्सली नेता जैसे रुपेश है सरेंडर कर रहे हैं, हिडमा है उसको मारा गया, लेकिन कुछ और लोग बचे हैं, भले ही इधर सक्रिय नहीं है, लेकिन चाहे मिसिर बेसरा हो जो झारखंड की तरफ, या गणेश उइके हों, या फिर जो ट्राई सेक्शन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बनता है, रामदीन वगैरह उधर सक्रिय हैं। तो आने वाले दिनों में जो बच गए हैं, क्या उनसे कोई चुनौती पेश हो सकती है? सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, और विशेष रूप से एनडीटीवी को मैं विशेष रूप से अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस पैनल डिस्कशन में मुझे बुलाया। मैं इस पे यही कहना चाहता हूं कि जो छत्तीसगढ़ है, नक्सल मुक्त राज्य केवल एक लक्ष्य नहीं है, केवल सपना नहीं है, बल्कि एक निकट भविष्य की सच्चाई है, एक वास्तविकता है। और इसके लिए सुरक्षा बलों ने काफ़ी शहादतें, सेक्रीफाइस दिए, और इसके लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा भरपूर मदद मिला, और जिसके कारण से आज हम यह स्थिति में पहुँचे हैं कि करीबन पिछले 2 वर्षों में जो सीपीआई माओवादी की जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसके 14, जिसमें कि महासचिव सहित सेंट्रल कमेटी के मेंबर या तो धाराएं सही हुए, या उन्होंने सरेंडर किया, और या नहीं तो वो अरेस्ट हुए, उनकी गिरफ्तारियां हुई। केवल छत्तीसगढ़ में पिछले पौने 2 वर्षों में सीपीआई माओवादी के महासचिव सहित 6 सेंट्रल कमेटी मेंबर को यहाँ पे हमने खात्मा किया। ये सुरक्षा बलों के लिए और राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके कारण से जो एक प्रेशर निर्मित हुआ, जो दबाव निर्मित हुआ, और जिसके कारण से सीपीआई माओवादी का एक बड़ा पक्ष, एक बड़ा धड़ा जो है, वो जो आर्म्ड स्ट्रगल है उसके पक्ष में नहीं है, उसको उन्होंने विराम देने की अपील की गई है। और इसी के तहत जो पॉलिट ब्यूरो मेंबर जो सोनू थे एलियास भूपति, रुपेश एलियास सतीश, जिन्होंने बड़ी संख्या में हथियार के सहित सामूहिक आत्मसमर्पण महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा संकेत है कि किस प्रकार से जो सीपीआई माओवादी में जो नेतृत्व की जो संकट है, उसके अलावा जो संगठनात्मक इसका जो बिखराव है, इसके अलावा जो पार्टी में जो इंटरनल रिफ्ट होता है, किस प्रकार से 2 धड़े, बिल्कुल एक छोटा सा धड़ा है, छोटा सा पक्षी बच गया है कि जो कि आर्म्ड स्ट्रगल के फेवर में है, अन्यथा बाकी सभी लोग। और इसी क्रम में आप देखें कि बड़ी संख्या में पिछले करीबन 2 सालों में
करीबन 2000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण किया यहाँ पे, जिसमें कई लोग हथियार सहित थे, कई लोग बिना हथियार सहित। इसके अलावा हमने करीबन 1500 से ज़्यादा जो इलीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त थे उनकी गिरफ्तारियां की। इसके अलावा अगर देखेंगे बस 2024 में 220 नक्सली मारे गए और इस साल अभी तक 264 नक्सली मारे गए, और जिसमें विभिन्न रैंकों से महासचिव से लेकर नीचे तक का, जिसमें हम बड़ी संख्या में इसमें एसीएम एंड एबव रैंक के इसमें कैडर शामिल हैं। और निश्चित तौर पे इसके लिए बहुत अगर देखेंगे जो हमने सुरक्षा कैंपों की स्थापना की, जिससे कि सुरक्षा विहीन क्षेत्र जो पहले करीबन 18,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था, आज करीबन 2,200 स्क्वायर किलोमीटर ही बच गया। इन सुरक्षा कैंपों ने न केवल लोगों के मन में एक विश्वास जगाया सुरक्षा के प्रति कि ये जो फोर्सेस हैं हमारी सुरक्षा के लिए हैं, और इस तरह के जो भी इंसर्जेंसी होते हैं, इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, इसमें जनता का विश्वास अर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आज हम कह सकते हैं कि हम जनता का विश्वास अर्जन में सफल हुए हैं और उनकी सहभागिता विकास में हो रही है। उनकी सहभागिता हमारे कैंपों में आके उनको क्या चाहिए उनके बारे में डिमांड कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम जनता का विश्वास और जो समावेशी विकास जो राज्य सरकार का जो लक्ष्य है और अभी कर रहे हैं, उसके लिए नई जो स्कीम लाई है, नियत निलनार स्कीम, आपका अच्छा गांव कैसा होना चाहिए, जिसके तहत जो भी वहाँ रह रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, किस प्रकार से 100% उसका सैचुरेशन हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो अभी आपने जो सवाल पूछा, जो बच गए हैं, निश्चित तौर पे जो सुरक्षा बलों का जो दायित्व है उसके लिए लगातार हम कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि उनसे हम सरकार की ओर से लगातार अपील हो रही है कि अब जो हिंसा का रास्ता है उससे आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। हिंसा के रास्ते से आपको अभी तक कुछ नहीं मिला, कहीं पे नहीं मिला। हिंसा का अंत, जैसे अभी हाल ही में सेंट्रल कमेटी मेंबर और जो PLJ बटालियन का जो प्रमुख हुआ करता था और जिसका एक आतंक का पर्याय साउथ बस्तर में था, हिडमा आंध्र प्रदेश में मारा गया, तो हिंसा का यही अंत होता है। हम तो आपके माध्यम से भी जो अभी भी अंडरग्राउंड आर्म्ड कैडर है उनसे अपील करते हैं कि आप पुनर्वास की ओर आइए, समाज की मुख्यधारा में जुड़िए और समाज के विकास में अपना योगदान दीजिए। और निश्चित तौर पे सुरक्षा बल लगातार काम कर रही है और जो बचे हुए लीडर हैं उनके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं कि उनका भी समापन हो और जो बस्तर में शांति और विकास, अस्थायी शांति हो, विकास हो, इसकी ओर लगातार अग्रसर हो रहा है। और बस्तर में आज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे डर का माहौल नहीं बल्कि उत्सव का माहौल आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जो विश्वास, इसको आंकड़ों से आप नहीं नाप सकते हैं कि हमने जनता का विश्वास किस प्रकार से हासिल किया। जब आप उनके युवाओं को देखेंगे, उनके आँखों को देखेंगे, तो उनके जो मतलब हंसी जो आती है, उनके आँखों में जो सपने चमकते हैं, तो उससे आप बता सकते हैं कि निश्चित तौर पे आज का युवा, जो बस्तर का युवा है, बस्तर के स्थानीय है, वो शासन प्रशासन की ओर लगातार अपनी ओर आ रहे हैं। सर, एक मेरा सवाल मेरे जहन में बार बार आता है, चूँकि बहुत सारे लोग वर्दी में हैं और आप लोगों के ऊपर वैसे हिडमा को मारा गया है आंध्र प्रदेश में, लेकिन उसके घर वाले या पुवर्ती के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सरेंडर करने ही वाला था, लेकिन इस बीच में उसे 3-4 दिन के बाद मार दिया गया। तो इससे क्या फोर्स का मॉरल डाउन होता है या आप लोगों को बुरा लगता है कि इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं? जबकि क्योंकि जो सवाल उठा रहे हैं उनका कहना था कि 3 लेयर की सिक्योरिटी में था, जो अभी हमने डिप्टी CM साहब और होम मिनिस्टर साहब से भी पूछा, तो इतनी आसानी से 6 सिर्फ उसके साथ नक्सली मारे गए, ये संभव नहीं होता। तो क्या ऐसा सच में होता है कि चूँकि वो सेंट्रल कमेटी में था तो इतने कम नक्सली मारे गए और हिडमा की मौत हो जाए? बहुत लोगों को लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि जो CPI माओवादी या जो माओवादियों की जो मोडस ऑपरेंडी है, एक निगेटिव या झूठा का नैरेटिव बनाना, झूठे का नैरेटिव बनाते हैं और उसी को इस तरीके से अफवाह को और झूठ को इतने तरीके से फैलाते हैं कि कई बार लोगों को लगने लगता है कि यही सच्चाई है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़ में, बस्तर में जो सुरक्षा बलों ने काम किया, जिसमें CPI माओवादी के महासचिव बसवा राजू का खात्मा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि पार्टी में, जैसे मैंने बताया कि इंटरनल रिफ्ट हुआ है, जिसके कारण से सभी अपनी अपनी जान बचाने पे लगे हुए हैं, किस प्रकार से उनकी सुरक्षा हो। और कई बार
अपने जो उनके जो लीडर हैं उनको छोड़ के ग्राउंड पे जब फोर्सेस के साथ उनका सामना होता है तो कई बार फोर्सेस को अपने लीडर को छोड़ के इधर उधर हो जाते हैं। तो इसलिए ये कहना सच्चाई नहीं है कि ये जो झूठ का नैरेटिव फैला रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में जो आतंक का पर्याय था उसका खात्मा हुआ। निश्चित तौर पे इसका बहुत ही फर्क केवल ना छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में पड़ेगा। और अभी पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में माओवाद अंतिम सांसें ले रहा है और निकट भविष्य में ये छत्तीसगढ़ पूर्णतः नक्सल मुक्त होगा, ऐसी हमारा लक्ष्य है। मेरा अगला सवाल मनोज सर आपसे है। बतौर प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा और विकास को एक साथ पहुंचाने में सबसे बड़ा अवरोध क्या रहा इन 25 सालों में? देखिए, जब छत्तीसगढ़ की यात्रा चालू हुई थी उस समय बस्तर और बाकी क्षेत्रों में विकास की लगभग एक ही स्थिति थी, लेकिन उसको गलत रूप से, जैसा भी विवेकानंद बोल रहे थे, गलत रूप से लोगों में प्रचारित करके ये बताने की कोशिश की गई कि आपको जानबूझ के विकास की दौड़ से पीछे रखा जा रहा है। तो इस प्रकार से लोगों को जो भ्रमित करने की कोशिश की गई उससे लोग भी कटते चले गए। और जब प्रशासन का प्रयास हुआ कि वहाँ कोई विकास कार्य किया जाए, सड़कें बनाई जाएं, सड़कें बनाने नहीं दिए गए, स्कूल की बिल्डिंग, अस्पताल की बिल्डिंग, इन सब को विस्फोट करके उड़ा दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें करके विकास कार्यों को इन्होंने अवरुद्ध किया और विकास कार्य तब संपन्न हो पाए जबकि उसको सुरक्षा दी गई। अभी कई सड़कों का निर्माण कार्य, रेल लाइन का निर्माण कार्य, पुल पुलिया का निर्माण कार्य और जो मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए टावर्स लग रहे हैं, तो वो सारी सुरक्षा के अधीन लग रहे हैं। तो तब फिर ये काम हो पा रहा है, अन्यथा कोई भी काम नक्सली करने नहीं देते थे, पहले ये स्थिति थी। सर, जो जंगल का इलाका है, अबूझमाड़ का इलाका है या उस तरह के इलाके जहाँ पर अभी भी पहुँचना मुश्किल है, वहाँ गवर्नेंस के पहुँचने का आपका पैमाना क्या होता है? कैसे मापते हैं कि हाँ ठीक है, अब राज्य की योजनाएं वहाँ ठीक तरीके से पहुँच रही हैं? हाँ, एक तो सिंपली इंडिकेटर्स तो हैं ही और सांख्यिकी आंकड़े भी मिलते हैं कि कौन सी स्कीम का कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन हो गया, लेकिन उन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों का विश्वास होना। जैसे पहले लोग सरकार के आसपास आते ही नहीं थे, अभी खुद आके कैंप में वो बताने के लिए आते हैं कि हमको ये चीज़ मिली, ये मिलनी चाहिए थी, ये नहीं मिली, या मांग रखते हैं। पहले वो मांग ही नहीं रखते थे, सरकार से दूर रहते थे। और अदरवाइज जो है ये सरकार के आंकड़े तो हैं ही, उसके अलावा अभी थर्ड पार्टी से भी एक गैर शासकीय एजेंसी है, उसके द्वारा भी एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन का असेसमेंट कराया जा रहा है कि वास्तव में वहाँ कितनी योजनाएं कहाँ तक पहुँची, और उसकी रिपोर्ट जल्दी ही सार्वजनिक हो सकती है। सर, मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से है। सवाल के दो हिस्से हैं। पहला ये कि जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, तो जो पुनर्वास की नीति है, सरेंडर की नीति है, वो पहले से कैसे भिन्न है? और विवेकानंद सर, आपसे इसी सवाल का अगला सिरा ये है कि क्या सरेंडर करने के बाद भी नक्सलवाद में वापस जाने की कोई आशंका बनी रहती है? तो इसमें देखिए, कई मौक़ों पे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी भी बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी है। तो उसको सबसे अच्छी जिन चीज़ों के कारण माना जाता है, जैसे कि सरेंडर करने पर उनको तत्काल कुछ राशि दी जाती है या नौकरी दी जाती है, ये तो अन्य राज्यों ने भी दिया। यहाँ पर उनके परिवार का भी ख्याल रखा जाता है और आगे जो है उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्राप्त हो, उसके लिए उसकी स्किल की ट्रेनिंग की जाती है, ताकि अगर वो कहीं नौकरी करना चाहे तो उसको नौकरी मिल सकती है, और अगर स्वयं की आजीविका करना चाहे तो उसके लिए भी उसको एसेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, प्लस उससे संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि एक लॉन्ग टर्म एक सस्टेनेबल मॉडल बन सके और उसको दोबारा नक्सलवाद की तरफ मुड़ के भी किसी भी तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। वो एक सामान्य जनजीवन व्यतीत कर सके, अपना एक स्वप्न देख सके। इन चीज़ों का इस पॉलिसी में समावेश किया गया है, इसलिए ये अच्छी मानी जाती है। सर, सवाल का दूसरा सिरा आपसे था। हाँ, मैं आपका सवाल का जवाब देने के पहले एक दो पहलुओं पे, जैसे जो नक्सलियों के खिलाफ या माओवादियों के खिलाफ जो छत्तीसगढ़ की रणनीति थी, मल्टी प्रॉन्ज स्ट्रेटजी, जिसमें सुरक्षा, विश्वास, विकास, सेवा और न्याय, हमने ये मल्टी प्रॉन्ज 5 स्ट्रेटजी मल्टी प्रॉन्ज हमने रखा था।
और जो छत्तीसगढ़ 2025 की जो आत्मसमर्पण नीति है, बहुत ही आकर्षक नीति है और इसी के फलीभूत में बहुत सारे कैडर सरेंडर कर रहे हैं। और एक जो वैचारिक खोखलापन अभी जो देखते हैं सीपीआई माओवादी के कि कहीं सफल न हुआ और अभी वैचारिक खोखलापन के कारण, तो जो पिछले 35-40 वर्षों में इन युवाओं को जो इंडॉक्ट्रिनेशन जो होता है उनको किया गया है, तो सबसे पहले जब सरेंडर करते हैं उनका हम काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा जब वो कैंप रिहेबिलिटेशन कैंप में जाते हैं उसका डी रेडिकलाइजेशन का एक कोर्स चलाते हैं, जिससे कि हम जो हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें मतलब कि सभी विचारों का इसमें समावेश हो सकता है, किसी में कोई मनाही नहीं है। इसलिए हम पहले रेडिकलाइजेशन कोर्स में बताते हैं कि ये आइडियोलॉजी कैसे सही नहीं है जिसको आप अभी तक आप पालन कर रहे थे, और आप कैसे आपके जो भी सपने हैं, जो भी विचार हैं, आप जो डेमोक्रेटिक सेटअप कंट्री के है उसके तहत आप रख सकते हैं, इसको करते हैं। इसके अलावा फिर हमारा एक एसओपी बना है, जब जो वोकेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद अगर कोई रोजगार के साधन रहते हैं तो वहाँ पे उनको किस प्रकार से उनको किया जाए, उनकी गतिविधियाँ क्या हैं। जब गांव में जाते हैं तो हमारे गांव में जो हमारी फोर्सेस जब रेगुलर एरिया डोमिनेशन में ऑपरेशन में जाती है तो उनका एक लक्ष्य भी होता है कि जो सरेंडर करके जो गांव में जाके निवासरत है वो अभी क्या कर रहे हैं, उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है, उनको कोई मदद तो नहीं चाहिए। और साथ ही साथ उनका एक ये भी सिस्टम किया हुआ है कि कभी भी आप थाने में आके अपने बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह का हमने एक चेक्स एंड बैलेंस रखा हुआ एक एसओपी बनाया हुआ है, जिससे कि तहत ये संभावना बहुत ही कम हो कि जो सरेंडर किए हैं पुनः वापस रिलैप्स हो जाएं, पुनः मतलब कि माओवादियों से जुड़ जाएं। और अभी तक अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखेंगे तो इसका हमें कोई भी केस नहीं मिला है, क्योंकि जब गांव में रहते हैं और जहाँ पे जिसका इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिसमें है दम उसके हैं हम। अगर जहाँ पे अगर उनका वर्चस्व पहले चलता था तो उनके हो जाते थे, जहाँ पे राज्य सरकार पहुँच रही है, उनकी बढ़त बनी हुई है, तो वहाँ पे प्रशासन के पास धीरे धीरे हम लौट रहे हैं और इसकी संभावना बहुत ही अभी तक नहीं मिली है कि जो वापस जा रहे हैं, बल्कि उनका ये रहता है कि इतने सालों तक यहाँ पे विकास नहीं हुआ, यहाँ पे विकास होना चाहिए। आपके कारण एक दो उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं पहले बीजापुर से अगर उनको पामेड़ जो छत्तीसगढ़ में जाना रहता था, पूरा तेलंगाना होके जाते थे, करीबन 250 किलोमीटर चल के जाते थे, उसमें करीबन 7 से 8 घंटा समय लगता था। आज जो हमने सुरक्षा बलों ने जो कारनामा कर दिखाया, वहाँ पे जो कैंपों स्थापना की, रोड का जो निर्माण हुआ, आज वो 250 किलोमीटर से 140 किलोमीटर रह गया। तो 7 से 8 घंटे के बदले में 3 से 4 घंटे में आज पामेड़ पहुंच सकते हैं। इस प्रकार के अनगिनत उदाहरण हैं जो विकास के, जो कि आप फिजिकली अगर बस्तर में जाएंगे, आप पहले भी बस्तर में, जब मैं 2017 में आईजी था वहाँ पे आप आए हुए हैं, और अभी को जाके देखेंगे तो उसमें मतलब ज़मीन आसमान का अंतर पाएंगे। चाहे लोगों से बात करेंगे या जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जो काम हुआ, जो कनेक्टिविटी में, चाहे रोड हो, रेल हो, मोबाइल कनेक्टिविटी हो, आप देखेंगे अंदरूनी गांव में आप मोबाइल से लोग बात कर रहे हैं, वो भी मतलब सारे 4G उनके पास मोबाइल हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और पुनः मैं आपका NDTV का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हम लोगों को मौका दिया और अपनी बातें रखने के लिए। धन्यवाद सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने व्यस्ततम वक्त से आपने वक्त निकाला, क्योंकि ये सपना हम सबका है, छत्तीसगढ़ बेमिसाल 25 साल। तो अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हम चाहते हैं सब आप लोग भी हमारे साथ भोजन के लिए जुड़ें, और फिर 3 बजे जितने हमारे दर्शक यहाँ पर हैं, हम 3 बजे दोबारा यहाँ पर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।